जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इससे पहले ऐसे पढ़ा हुआ है? ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिक एक ओरिएंटेशन लेनी है 30-35 मिनट्स की, 40 मिनट्स की। जो फॉर्मली हमारी क्लासेस वुड स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, राइट? सो कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने पहले ऐसे पढ़ा हुआ है और कितने लोग हैं जिन्होंने कोई अटेम्प्ट ली हुई है? आई एम इंटरेस्टेड टू नो दिस, मुझे बताएँ ज़रा। किससे पढ़ा ये भी बता दें? Okay. So Zia, what went wrong? Okay, all right. So we have 2-3 people here जिन लोगों ने जो है वो 2-2 अटेम्प्ट्स ली हुई हैं। ठीक है। ठीक है। हुँ, ठीक है। ऑल राइट। गुड, 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 गुड। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनें। जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट ली है या जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? वो आप लोगों का एक एक्सपीरियंस होगा और यूजुअली व्हेन यू हैव दिस नीड ऑफ कमिंग टू एनी अदर टीचर आफ्टर लाइक 1 2 3 अटेम्प्ट्स या फिर 1-2 लोगों से पढ़ के, तो इसका मतलब यही होता है कि समव्हाट यू weren't एबल टू बेसिकली ग्रास्प व्हाट हैज़ बीन टॉट टू यू, राइट? ऐसे हम क्यों नहीं समझ पाते? सबसे बड़ी बात, 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, जो बंदा हमें पढ़ाता है ऐसे, वो स्टार्ट ही वहाँ से लेता है कि हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। नंबर 2, वो हमें इतना मुश्किल पढ़ाता है कि हमसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि ऐसे को हमने ग्रास्प कैसे करना है। मतलब मैंने आई माई सेल्फ हैव बीन स्टूडेंट्स ऑफ मैनी टीचर्स और मैंने जो बहुत सारे टीचर्स से पढ़ के जो एक चीज़ डिड्यूस की है, जो एक चीज़ समझी है, वो यही है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं, वो या तो आपको बहुत हाई-फाई पढ़ाएँगे या फिर वो इस लेवल की डिस्कशन करेंगे जो कि वन और द अदर वे येस, वन और द अदर वे वो रेलेवेंट ही नहीं कंसीडर की जाती उससे। जस्ट अ सेकंड। वो रेलेवेंट ही नहीं कंसीडर की जाती। यानी कि या तो स्टार्ट करवा दिया आपको बहुत, बहुत एडवांस लेवल से या फिर बताया ही इतना मुश्किल करके कि आपको समझ नहीं आए। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर मेरे से आप पूछेंगे, तो किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपने खुद पढ़ना है। The role of mentor is only limited to one thing and that one thing is to tell you the structure. कोई अगर टीचर आपको ये कहे कि वो आपको स्पून फीडिंग करेगा, आपको आइडियाज़ पढ़ाएगा, कंटेंट पढ़ाएगा, he cannot do so. Number 1, and if you are buying this idea, you cannot grasp them at all. ऐसे जो है, वो टीचर स्पून फीड नहीं कर सकता। तो पहली बात ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जाते हैं ना किसी टीचर के पास कि जब आप उसके पास जाएँगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एडवांस लेवल वो चीज़ को मैकेनिकली फिट कर देगा आपके ब्रेन के अंदर, तो ये गलत बात है। इट कैन नॉट हैपन। नंबर 1। नंबर 2 मसला क्या है? नंबर 2 मसला ये है कि जब हम उस टीचर के पास जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये अब हमें क्या करेगा, हमें ये ना सिर्फ़ पढ़ाएगा बल्कि लिखाना सिखाएगा, वो सिखा ही नहीं सकता। लिखना आपने है। लिखना क्या चीज़ है ये मैटर करती है। आपने किसी भी टीचर के पास जाना है, आपने एक चीज़ के लिए जाना है, वो है उससे आपने सीखना है स्ट्रक्चर। अच्छा, अब स्ट्रक्चर जो है
उसमें भी बहुत सारी बाइफरकेशन है। मैं आज आपको यहाँ पे कह दूँ कि सर अदनान बशीर का जो है, वो स्ट्रक्चर जो है, वो बेहतरीन स्ट्रक्चर है और फलाँ एबीसीडी टीचर जो है, उसका स्ट्रक्चर फ़ज़ूल स्ट्रक्चर है, आपने मेरा स्ट्रक्चर फ़ॉलो करना है, उसका नहीं करना। बच्चे तो उसके भी पास होते हैं, बच्चे मेरे भी पास होते हैं, बच्चे एबीसीडी, ईएफ, जी, एच, आई, जे के सारे टीचर जो एग्ज़िस्ट करते हैं, सबके पास होते हैं। तो हमने एक फाउंडेशन लेड की। मैंने कहा किसी भी टीचर के पास जाना है, स्ट्रक्चर सीखने जाना है, साथ ही मैं ही कहने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर जब सीखने जाओगे, तो स्ट्रक्चर डिफर करेगा, किसी का कोई एग्ज़ैक्ट होगा ही नहीं, तो उसका मतलब है टीचर के पास जाने का तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही हमने बेस बनाई और वो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस के साथ एग्ज़िस्ट करता है, देन व्हाट इज़ द प्लान टू डू दैट? मैं सारे सवालात लूँगा एंड वाले 10 मिनट्स में। मेरी बात सुननी है आपने बड़ी ज़रूरी। आज मैंने आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? दैट्स नॉट द इश्यू। द रियल सेंस दैट यू नीड टू मेक राइट नाउ इन योर हेड इज़ टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, बट वेयर डू यू नीड टू गो एंड हाउ डू यू नीड टू स्टडी इट। हमने जिसको आप कहते हैं ना, एक बड़ी अननेसेसरी किस्म की ना होप्स अटैच की हुई हैं कि हमने जैसे ही जाएंगे तो हमें वो जो सिखाएगा वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, हमें वो कंटेंट भी देगा, हमें वो अंग्रेजी भी सीधी करके देगा, हमें वो उसके साथ साथ हाथ पकड़ के लिखवाना भी सिखाएगा एंड ऑल दैट स्टफ जो यूजुअली हम समझते आते हैं। मेरी बात गौर से सुनना। स्ट्रक्चर के लिए जाना है, बट स्ट्रक्चर भी हर किसी का अपना है। तो फिर हमें कैसे पता चले बीइंग अ कैंडिडेट कि यार किसके पास जाएँ, किसकी सुनें? सिंपल सी लॉजिक को डाइजेस्ट कीजिएगा। ऐसे का स्ट्रक्चर बेहतरीन। अच्छा, स्ट्रक्चर होता क्या है? पहली बात तो ये है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि बगैर कुछ लिखे ऐसे लिख देना, ये स्ट्रक्चर है। यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैं जब आउटलाइन लिखूँगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने लगूँ तो ऊपर हेडिंग ना दूँ, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखूँ तो उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट आए, किसी किस्म की कोई हेडिंग ना आए, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा आए, दूसरे के बाद तीसरा आए, कंक्लूजन का आए, कोई इन्फोग्राफिक्स ना आए, कोई कुछ ना आए बीच में। दिस इज़ नोन एज़ स्ट्रक्चर। मुझे लोग कहते हैं सर स्ट्रक्चर तो मैटर ही नहीं करता। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर वो बेज़ुबानी है ऐसे की जिसको जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी आप ट्रांज़िशन दिखा पाओगे। स्ट्रक्चर नहीं समझ, तो फिर इनफॉर्मल चीज़ें करके आते हो, जैसे बीच में आप ट्रांजिशनल सेंटेंस डाल देते हो, ट्रांजिशनल पैराग्राफ डाल देते हो, फर्स्ट पर्सन को यूज़ कर रहे हो, अननेसेसरीली शॉर्ट पैराग्राफिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो स्ट्रक्चर में आती हैं। तो हमने कहा स्ट्रक्चर सीखने जाना है, हर बंदा अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाएगा, तो फिर मकसद ये हुआ किसी के पास नहीं जाएँ, जाना है। स्ट्रक्चर सबसे अच्छा वो है जो आपको समझ आ जाए। मैं हमेशा कहता हूँ व्हाई इट हैज़ बिकम, अल्लाह के करम के बाद ऐसा क्यों है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक ठीक है। द रीज़न इज़ कि स्ट्रक्चर को मैं स्टार्ट ही उस बेसिक लेवल से करता हूँ कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको भी ऐसा लगेगा कि जो ऐसे आप पहले पढ़ते आए हैं वो सारे ठीक थे, बस आप उसको टेम डाउन करके ऐसे लेकर चलना है। स्ट्रक्चर कभी भी टेक्निकैलिटीज़, वर्बोसिटी, एक्सेसिव कंटेंट, अननेसेसरी एनालिसिस के ऊपर बेस नहीं करता। ऐसे 4 चीज़ों पे मुश्तमिल करता है। कंटेंट, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, इंग्लिश, 4 चीज़ें। कंटेंट सबसे एंड पे आएगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले सीखेंगे, क्लैरिटी इज़ द थिंग जिससे हमने ऐसे स्टार्ट करना है। मेरे बच्चों, 2020 के अंदर 700 से प्लस लोगों ने ऐसे के अंदर 0 स्कोर किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ देम वर अराउंड अराउंड, उन्होंने जो है वो तकरीबन-तकरीबन अगर आप समझें तो उन्होंने 900 वर्ड लिखे, 3000 वर्ड लिखे, 700 को क्रॉस किया मल्टीपल टाइम्स। They were able to score 0 in essay. What could be the reason? The reason is very obvious. क्लैरिटी नहीं दे पाए। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर फलाँ बच्चा फॉरेन ग्रेजुएट है, स्टिल ही इज़ अनएबल टू क्वालिफाई द ऐसे, मैं कहूँगा बिल्कुल यू आर राइट अबाउट इट, बट वो ऐसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, इसके पीछे उसकी फॉरेन क्वालिफिकेशन का कोई रोल नहीं है। अगर आप मुझे कहोगे कि उसकी अंग्रेज़ी बहुत बेहतर थी, तो फिर वो क्यों पास नहीं हुआ? ऐसे सिर्फ़ अंग्रेज़ी का नाम होता तो सारे इंग्लिश ग्रेजुएट कर जाते ना ऐसे।
ऐसे तुम कंटेंट की बात करोगे तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनका कंटेंट बहुत अच्छा था, 17-18 नंबर लेके बैठे हुए थे। अगर तुम अंग्रेज़ी की बात करोगे तो भी ऐसे पास नहीं होगा, अगर तुम सिर्फ़ कंटेंट की बात करोगे तो भी ऐसे पास नहीं होगा। हमें जो 2 विज़िबल चीज़ें दिखाएँगी वो दिखाएँगी अंग्रेज़ी और कंटेंट। अंग्रेज़ी के लिए कहा गया 6 महीने लगा लो, कंटेंट के लिए कहा गया पहले बेसिक किताबें पढ़ो, फिर एडवांस लेवल की किताबें पढ़ो, डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट को समझना है, पूरी नॉम चॉम्स्की को खोल बैठो, गवर्निंग अनगवर्नेबल पढ़ो। अगर तुमने क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस के ऊपर ऐसे लिखे, फॉर गॉड सेक हू ऑन अर्थ वुड डू दिस? ऐसे का कोई तल्लक नहीं है कंटेंट और अंग्रेजी के साथ। क्लैरिटी लाओ, स्ट्रक्चर को सीखो, लिखने बैठो, इवैल्यूएट करवाओ, टेलर्ड अंग्रेजी की मिस्टेक्स को पिन पॉइंट करो, रेलेवेंट इन्फॉर्म्ड कंटेंट ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाएगा। हमने ऐसे का बेड़ा गर्क किया कब? जब हमने ऐसे को स्टेजेस में डिवाइड किया, जिसमें पहली स्टेज है फाउंडेशन। मुझे आप बताएं, जितने लोग मार्केट में फाउंडेशन करवा रहे हो, फाउंडेशन में क्या करवाते हैं? टेंसेस। आपको आते नहीं है? नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है। कोई एक्सेसिव टेंसेस की ज़रूरत तो पड़नी नहीं है उतनी टेक्निकलिटी के साथ कि आप एग्ज़ैक्टली वहाँ पे पिन पॉइंट कर सकें या कॉइन कर सकें कि किस लेवल की अंग्रेज़ी चाहिए होती। अच्छा, फिर उसके बाद आइडियाज़ एंड आर्गुमेंट सिखाने बैठ जाएँगे आपको। कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है। मैं आपको हर साल के ऐसे निकाल के दिखा दूँ, मुझे दिखा निकाल अभी आया ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया हुआ है, जाके देखो उसको ज़रा। किस लेवल का कंटेंट चाहिए उसमें? कंटेंट चाहिए या आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस चाहिए? तो मेरे बच्चों, हमने जब भी ऐसे को पकड़ना है तो हमने सबसे पहले एक चीज़ लर्न करनी है, वो चीज़ ये है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब कि टॉपिक को समझते कैसे हैं, टॉपिक को ब्रेक कैसे करते हैं। जैसे आपने टॉपिक ब्रेक कर लिया, आपका 50% ऐसे हो गया, फिर स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर के थ्रू हम सीखेंगे आउटलाइन कैसे बनती है, हम कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाएँगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे एक ही पैराग्राफ के अंदर, द लेंथीएस्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे इन जस्ट 1 पैराग्राफ, और उसके अंदर हम समराइज़ कर देंगे पूरी की पूरी चीज़ें जो हमने आउटलाइन में लिखी हैं। दिस इज़ हाउ इट गोज़। मैं कहता हूँ 4 लेक्चर लगते हैं स्ट्रक्चर को समझते हुए। चौथे लेक्चर के बाद तो अक्सर समझता हूँ मैं कि मैं अब क्या पढ़ाऊँ तुम लोगों को? लेकिन चूँकि मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाना है, तो मैंने तुम्हें सारी स्टेजेज़ में से गुज़ारना है। इतना रोल है एक टीचर का, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है। कन्फ्यूजन्स कहाँ पे एक्ज़िस्ट करती हैं? जहाँ पे पढ़ाने वाला आपको 2 स्ट्रीम्स पढ़ाती हैं ऐसे आपको। एक हम जैसे क्वालिफ़ायर्स होते हैं, दूसरे अंग्रेज़ी के टीचर। जो अंग्रेज़ी के टीचर होते हैं, दे वुड ऑलवेज़ कम अप विद द टेक्निकैलिटीज़। और वो टेक्निकैलिटीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर हाईएस्ट एकेडमिक जो राइटिंग की होती है, वो थीसिस स्टेट राइटिंग की होती है, इसीलिए उनकी सारी की सारी वर्बोसिटी वहाँ से जनरेटेड है। आप देख लो, वो थीसिस स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो अननेसेसरीली कंटेंट को पुट करने की बात करेंगे। वो एक ऐसे को ऐसे तो रहने ही नहीं देते, वो ऐसे को तो एक केस स्टडी और एक रिपोर्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए तो आप लोग किसी का ऐसे देखते हो तो आप बैफ़ल परेशान हो जाते हो कि यार ये इस लेवल का ऐसे लिख गया, मैं ये कैसे लिख पाऊँगा? तुम्हें वो ऐसा लिखना है ही नहीं है जैसे उसने लिखा है। 5 दफ़ा मैंने ऐसे पास किया। 5 में से अगर आप मुझे कहें कि कंटेंट मैटर करता है, मैं कहता हूँ, है मैटर करेगा, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन उन 5 में से 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने पूरे का पूरा ऐसे मेन बॉडी के साथ लिख दिया। मुझे हार्डली कुछ 4-5 पूरी मेन बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स याद रहे होंगे, नथिंग एल्स। रेफरेंस हो रही है, मतलब पूरे 17-18 पेजेज़ में शायद 4 या 3 रेफरेंस दिए हों। बट कहाँ पे प्ले किया? आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस पे। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। एग्ज़ामिनर जो पेपर चेकर है, उसको ऐसे आपकी ज़ुबान में, आपके एनालिसिस के साथ, आपकी वर्बोसिटी के इस्तेमाल करते हुए, आपके एक्सप्रेशन में चाहिए। उसको क्रैम्ड मटीरियल, बोरोड एक्सप्रेशन, अननेसेसरीली फैंसी टर्म्स नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमने ऐसे को डाइजेस्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे को कभी रूल्स के साथ देखा ही नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऐसे हर किसी टीचर की जिसके पास 4 लोग ज़्यादा हैं उसकी मिरास है। नो! आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट 10 साल की एग्ज़ामिनर रिपोर्ट का एनालिसिस किया? आप जाओ जाके 10 साल की एग्ज़ामिनर रिपोर्ट का एनालिसिस करो, आप ईज़िली गेज कर पाओगे कि एग्ज़ामिनर की डिमांड क्या है। वो खुद अपनी ज़ुबान से तुम्हें बताता है मुझे इस तरह का ऐसे चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते, क्योंकि हमें रैंडमली ए-बी-सी-डी गली में बैठे फलाँ टीचर की बात को ज़रूर एक्नॉलेज करना है। व्हाई? बिकॉज़ कि ही इज़ टीचिंग लाइक 100 स्टूडेंट्स। नो, नॉट एट ऑल। कमर इनको एग्ज़ामिनर रिपोर्ट भेजना, आप एग्ज़ामिनर रिपोर्ट पढ़ना ज़रा। आप एग्ज़ामिनर रिपोर्ट पढ़ोगे ना,
तो सबसे पहले एग्जामिनर रिपोर्ट में ये चीज़ की जाती है कि आर्टिफिशियलिटी ऑफ एन एसे इज़ किलिंग द नेचुरल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब है आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियलिटी ऑफ एन एसे क्या होती है? आर्टिफिशियलिटी ऑफ एसे ये है कि आप अननेसेसरीली मैकेनिकल लिखने बैठ जाते हो। आपको पता है, एक टॉपर थी इंडियन सिविल सर्विस की, शी स्कोर्ड एक्सेसिवली गुड इन इंग्लिश ऐसे, वहाँ पे 2 ऐसे होते हैं, आपको पता है 125 नंबर का, शी स्कोर्ड रियली वेल अबव 170। उसने कहा 2 चीज़ें ऐसे को जो है ना वो किल करती हैं। नंबर 1 मोनोटनी, नंबर 2 मैकेनिकल राइटिंग। मोनोटनी आप लोगों को पता है क्या है? मोनोटनी हमें आज तक ये सिखाते आए थे कि मोनोटनी का मतलब ये है कि सिमिलर नेचर का कंटेंट हो, और सिमिलर नेचर का कंटेंट का मतलब ये है कि सिमिलर सोर्स यूज़ करें। मुझसे सबसे बड़ा सवाल आता है चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें ना करें, मैं कहता करो। तुम्हें चैट जीपीटी उस तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए जैसे किसी को नहीं आता, इससे बड़ा अच्छा टूल तो हो ही नहीं सकता। अब अल्लाह के बंदे, तुम टॉपिक उठाओगे, टॉपिक उठा के पूरे का पूरा चैट जीपीटी पे डाल दोगे और फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो चैट जीपीटी तुम्हें जो रिज़ल्ट देगा सर्च का, वो तुम्हारा और किसी एबीसीडी का जो पहले दिन सर्च करने बैठा है उससे डिफरेंट होगा, तो ये तुम्हारी भूल है। सवाल एंड पे लूँगा जी मैं आपके। चैट जीपीटी लाइक ह्यूमंस ऑपरेट इन अ वे कि वो आपको गेज करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। आप मुझसे नीचे सवाल पूछ रहे हो ना, हर बंदे का सवाल मुझे बता रहा है कि आप कितने पानी में हो। लाइक मुझे समझ आ रही है कि मैच्योरिटी है क्या आपकी? मेरी बात को ज़रा कान खोल के सुनें। उसने कहा कि मोनोटनी मार देती है, और दूसरा उसने कहा मैकेनिकल होना मार देता है। मोनोटनी भला क्या है? मैं एक टीचर के पास गया, उन्होंने पेट आउटलाइन सिखाई कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, थीसिस स्टेटमेंट आएगा, थीसिस स्टेटमेंट के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा, कॉन्टेम्परेरी ओवरव्यू आएगा, जेनेसिस ऑफ द टर्म आएगी, टर्म की डेफिनिशन आएगी, उसके बाद जाके आप कुछ और लिखना। ये तो पेट 4-5 हेडिंग्स थी जो मेरी आउटलाइन में डलवाते थे। मेरी आउटलाइन में क्या, मेरे साथ बैठे 50 और बंदों की आउटलाइन में ये चीज़ डलवाते थे। उधर से उठा एक और दुकान पे गया, व्हाट ही डिड वाज़, ये बार-बार ये जो मैं कहता हूँ ना, किसी और दुकान के पास गया, किसी और टीचर के पास गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्ज़ैक्टली, मतलब मैं मेटाफोरिकली आपको बता रहा हूँ कि एक, विदाउट नेमिंग एनीवन, कि ये एक गलतियाँ एग्ज़िस्ट कैसे करती हैं मार्केट में। उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ामिनर तो इम्प्रेस होता है कि अगर आपका फैंसी स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन का तो ही विल बी मोर देन ओब्लाइज्ड। क्या फैंसी स्टार्ट? उन्होंने रटवानी शुरू कर दी। यकीन माने 15-15 लाइनें रटवानी शुरू कर दी, इकोनॉमी पे ये रट लो, पॉलिटिक्स पे ये रट लो। वहाँ पे बैठे मेरे समेत 50 लोगों ने वही रटी हुई। मेरे से पहले 10 बैच गए, मेरे से बाद में जो है वो 10 बैच आए। आई वाज़ लाइक, क्या यार! हर कोई इकोनॉमी पे आ गया, सेम उठा के वही जो है हुक लगाएगा और उससे इंट्रोडक्शन को लिखना स्टार्ट करेगा। ये होती है मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब ये है कि आप लोगों ने ऐसे को एक ऐसी चीज़ बना दिया है, जिसमें मिस्टर ए से लेके मिस्टर ज़ी तक की स्क्रिप्ट सेम निकल आती है। आपको मैं एक बात बताऊँ? मैं इवन कि ये भी नहीं पसंद करूँगा कि मेरे 3 बच्चे बैठे हों और उन 3 की मेजर हेडिंग भी सेम हो। मैं नहीं पसंद करूँगा। यूनिकनेस होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा, पूरे ऐसे के अंदर कहीं पे आपका और आपके साथ वाले बैठे किसी बच्चे का सेम तरह का पैटर्न निकल आया तो मुझे पकड़ लें। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बच्चे कहते हैं, "सर आहिस्ता बोलें, लिख लें।" मैं कहता हूँ, "क्या चीज़ लिखनी है तूने यार?" I believe in one thing, teach them how to catch a fish instead of giving them fish every day. मैंने तुम लोगों को लेकर चलना है, सिंपल पहली बेसिक पड़ाव हमारा ये होगा कि कोई भी हमारे पास टॉपिक आ जाएगा, उस टॉपिक को हमने किस तरह डिकोड करना है। मैंने जब ये पढ़ाना शुरू किया टॉपिक डिकोडिंग, मेरी वो जिसको कहते हैं ना छेड़ बन गई कि टॉपिक को डिकोड करवाता है, ये क्या चीज़ होती है? मैं कहता हूँ जब आप टॉपिक नहीं डिकोड कर पाते ना, आप उसके बाद डिसाइफर नहीं कर पाते व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। जो मर्ज़ी लिखते रहो, वो कुछ किसी काम का नहीं, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता। मेरे बच्चों, हमें अगर यही नहीं पता कि हमने हर एक ऐसे के टॉपिक के अंदर अगर 10 लफ्ज़ गिवन हैं, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि हर एक लफ्ज़ को आपने बैठ के रीड आउट करना है। किस दुनिया के इंसान ने आपको ये बात कर दी?
वो 10 लफ्ज़ गिवन है, उनमें से हो सकता है 4 लफ्ज़ ऐसे हों जो कि पूरे ऐसे में रिपीट ही ना हों। देखो, हर जो टॉपिक आपके पास आता है, उस टॉपिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है और एक कॉन्सेप्ट की डिबेट होती है। हमने हमेशा कॉन्सेप्ट की डिबेट को एंगेज करना है, जैसे ग्लोबलाइज़ेशन प्रोस एंड कॉन्स है। अब अगर मैं एक बंदे से पढ़ा, तो उसके हिसाब से तो पहले मुझे ग्लोबलाइज़ेशन को डिफाइन करना है। फिर ग्लोबलाइज़ेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कंटेम्परेरी ओवरव्यू, जेनेसिस देना है। हालाँकि एग्ज़ामिनर कहता है इस ग्लोबलाइज़ेशन प्रोस एंड कॉन्स के अंदर ग्लोबलाइज़ेशन एक कॉन्सेप्ट है और इससे मुंसलिक जितने भी कॉन्सेप्ट, जेंडर इक्वालिटी आ जाए, फेमिनिज़्म आ जाए, गुड गवर्नेंस आ जाए, इनको नेवर एवर एक्सप्लेन, नरेट, डिफाइन, डिसाइफर, डिकंस्ट्रक्ट एनीवेयर इन आउटलाइन, ना ही इंट्रोडक्शन के अंदर। मेन बॉडी में जाके तुम इसको यूज़ कर लेना द वे यू वांट टू यूज़ देम। मेरे बच्चों, बात को ज़रा बाय करो। ऐसे इस चीज़ का नाम नहीं है, आपको पता है ऐसे क्यों लोगों का फेल होता है? इस बात पे फेल नहीं होता कि उनको लिखना नहीं आता। सारे निकलते हैं, सारे कहते हैं ग्लोबलाइज़ेशन के ऊपर टॉपिक आया था, 3000 लफ्ज़ लिखे हैं, स्कोर आता है 6 नंबर, 4 नंबर। मैं मानता हूँ आपने ग्लोबलाइज़ेशन पे लिखा होगा, लेकिन ग्लोबलाइज़ेशन के अंदर उसने किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिस्कस करना था, पूछा था, वो तो तुमने बताया ही नहीं। तुमने समझा कि ग्लोबलाइज़ेशन का लफ्ज़ देखा है और चूँकि मैंने थीमेटिक स्टडी मुझे फलाँ एबीसीडी टीचर ने पढ़ाई थी, इसका मतलब है जैसे ही ग्लोबलाइज़ेशन का लफ्ज़ आया, छोड़ो दुनिया आगे-पीछे, सीधा बम्बार्डमेंट करो, जो तुम्हें जो कुछ आता है ग्लोबलाइज़ेशन पे आज तुम लिख के जाओगे। ऐसे तो नहीं होगा। इसका मतलब है एन एनालिसिस ऑफ द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन, अब मार्केट टॉपिक आ गया है, इसके अंदर तुम्हें ग्लोबलाइज़ेशन पे जो कुछ आता है तुम लिख कर आओ, तुम 100 नहीं, तुम 200 नहीं, तुम 300% फेल होगे। क्योंकि वो ग्लोबलाइज़ेशन पे पूछ ही नहीं रहा, वो ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट पे पूछ रहा है और ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट का भी नहीं पूछ रहा, उसका एनालिसिस पूछ रहा है कि प्रोस और कॉन्स बताओ। फिर कैसे डिकोडिंग द टॉपिक जो है वो सेंट्रल प्लेस नहीं रखता आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर? ज़रूरी है। एग्ज़ामिनर जो है ना, उसके पास बंडल जाता है 10-10, 20-20 हज़ार पेपर्स का। उसमें से उसने मैक्सिमम एक ऐसे को ना 3 से 5 मिनट देने। आउटलाइन को मज़बूती से पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन को फॉर द सेक ऑफ योर एक्सप्रेशन इन अंग्रेज़ी पढ़ेगा, मेन बॉडी को स्किम और स्कैन करेगा। स्किम और स्कैन करने का मतलब पता क्या होता है? ये आपके सामने कॉम्ब है ना, ठीक है? आपने बजाय ये कि इसके ऊपर इंस्पेक्ट करते क्या लिखा है, आप बस ऐसे करोगे, आपको पता है कॉम्ब है, आपको पता है ये कॉम्ब निकली हुई है, बस दैट्स इट। ये स्किम स्कैन होता है। रीड आउट करना क्या होता है कि आप पकड़ो, उसको एनालाइज़ करो, अच्छा ये क्या है, इसके ये है, ये स्ट्रैंड्स हैं, इसके ये है, अच्छा-अच्छा, इस मटेरियल का पड़ा हुआ। स्किम स्कैन करता है किस चीज़ को? मेन बॉडी को। मुझे बताओ आपका कंटेंट कहाँ पे आता है? मेन बॉडी पे। तो जिस मेन बॉडी को आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने के पीछे लगे होते हो, उस मेन बॉडी को वो शायद 20% इम्पोर्टेंस दे। जो मैटर करते हैं प्रायोरिटाइज़ करो। तुम्हारी क्लैरिटी आउटलाइन में होगी, वो सैटिस्फाइड होगा कि ही वाज़ एबल टू डिकोड द टॉपिक नंबर 1। नंबर 2, क्लैरिटी के साथ जब आगे मूव करोगे और वहाँ पर सबसे पहले आप उसको स्ट्रक्चर दोगे, तो देन ही विल गेट टू नो कि अच्छा दिस इज़ व्हाट ही इज़ बेसिकली अप टू एंड ही इज़ सेइंग दैट। सो हमने करना क्या है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि हमने चीज़ों को हमने कभी भी जो है वो एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ऑलराइट, आई थिंक देयर इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, मेबी। अच्छा, तो हमने फ़ोकस में क्या रखनी है चीज़? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वो यही है कि जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, हमने टॉपिक को ग्रास्प करना है, हमने टॉपिक को समझना है। अब हम क्या करते हैं, हम टॉपिक को तो एनालाइज़ ही नहीं कर पाते। तो मेरे बच्चों, जैसे ही हम ऐसे को लेकर चलेंगे, वी नीड टू मेक श्योर कि हम सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट लेकर आएँ, नंबर 1। नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ थॉट को बेस बनाते हुए स्ट्रक्चर को समझें। नंबर 3, हैबिट ऑफ राइटिंग डेवलप करें।
नंबर 4 अंग्रेजी को इवैल्यूएट करवा के मीनवाइल करेक्ट करें, और लास्टली क्या है, कंटेंट, टेलर्ड कंटेंट के ऊपर फोकस करें। मैं आपको कहूं कि आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान अगेन। आज पीएमएस सिंध के अंदर भी आ गया। आप रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म के ऊपर फोकस करने की बजाय टेररिज्म के टॉपिक्स निकालें जो नया नया जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो तब आए थे। अब आ जाओ, इसको याद करने बैठ जाओ। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट वेव क्या थी, सेकंड वेव क्या थी, तुम इसी पे लगे रहोगे, यू कैन नॉट मूव अहेड, तुम्हें समझ ही नहीं आएगी आगे करना क्या। इसलिए ऐसे करवा दूंगा मैं आपको। मैं हमेशा कहता हूँ कि योर ऐसे इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उससे बढ़ के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपसे एटलीस्ट ये डिस्कशन तो करूं कि तुम ऐसे को समझते क्या हो, ऐसे को तुम लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे की है ऐसे की। उसकी रीजन ये है कि सबसे पहले हमें ये बताया गया कि कंटेंट बिल्ड करना है, कंटेंट बिल्ड करने के लिए हमें किताबें थमा देंगी इतनी इतनी मोटी। उससे बड़ी बात ये है कि कंटेंट बिल्ड करने से पहले अंग्रेजी का बताया गया, रेन एंड मार्टिन द मोस्ट यूजलेस बुक दैट यू कैन रीड इज रेन एंड मार्टिन। वो आपको पकड़ा देगी और कहा ये गया कि इसके ऊपर से रूल्स को याद करो। तुम पूरी जिंदगी 4-6 महीने रूल्स को याद करने पे लगा दिए, हालांकि अगर वही तुम काम करते, पहले दिन से लिखते और करेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रूल्स करते, तो आज तुम एक्सपर्ट होते राइटिंग के अंदर। ये चीजों को, 1 मिनट रुक जाओ। आप लोगों ने एक्सपर्ट होना है राइटिंग के अंदर, और एक्सपर्ट राइटिंग में कब होगे, जब तुम लिखने बैठोगे। मैं कहता हूँ रीडिंग 1000 बुक्स आर नॉट वर्थ इट। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 1000 बुक्स, start writing one page each day, you'll be more expert than those books। हमने कैसे लेके चलना है उसकी डिस्कशन करता हूँ, फिर 10 मिनट आपके सवालात को दूंगा। हम इसको स्टार्ट करेंगे, पहले 3 से 4 लेक्चर में जितनी एग्जिस्ट करती हैं एग्जामिनर रिपोर्ट्स हम उनको पढ़ेंगे। मेरी फिलॉसफी है, मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। ऐसे ऐसे आपने पढ़ना है। उस मेथड पे जो हम बिल्ड करेंगे वो बेसिक इजीएस्ट और इतना सिंपल मेथड होगा कि आई कैन गारंटी यू, मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ और आई एम प्रॉमिसिंग इट दिस टाइम एज वेल। 14th बैच जा रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर। अदर देन इवैल्यूएशन, अदर देन अदर बैचेस, तो अल्लाह का शुक्र है। देखो यूजुअली जब अल्लाह मेरे सारा करम तो उसी की जात का है, लेकिन अगर वो किसी इंसान के दिल में इतनी भी बात डाल देता है कि जाके उससे पढ़ो, तो इसका मतलब है उस बंदे की प्योरिटी नेचर में कुछ तो है ना, कि लोग आ रहे होते हैं। और मेरे हर बैच में वर्ड ऑफ माउथ वाले ज्यादा होते हैं। मैं कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं करता। बट क्यों बच्चे आते हैं कि मैं जाने वालों को कहता हूँ कि आपने जाके किसी एक को बताना है, अगर आपको फायदा हुआ तो वो आएगा, और इसी तरह मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ इतना आ रहा है बच्चा, इतना अलहमदुलिल्लाह। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपने मेजोरिटी ने मुझे फीस दे दी हुई है। आपको अगर ना समझ आई, आपको ना समझ आया ऐसे, आई एम कमिटिंग इट, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप अपनी फीस वापस ले लेना मुझसे। मैं अब, ठीक है एक मॉनेटरी इंसेंटिव है ही है, बट ऑनेस्टली, गॉड बाय गॉड, वो दैट इज नॉट द प्राइमरी मोटिवेशन। मोटिवेशन इसके, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब कमेंट्स आते हैं ना कि नहीं सर आप समझ आइए, आप समझ आइए, मेरे लिए जो है ना वो एक वो हार्मोनल बूस्ट होता है। ठीक है। सो हमने स्टार्ट करना है एग्जामिनर रिपोर्ट से, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। 2-4 क्लासेस हम उस पे लगाएंगे, बिल्ड करेंगे। वहां से हम टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। फिर मैं आपको आउटलाइन पे लेके जाऊंगा। जो आउटलाइन है वो मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा। मैं आपको एक मेथोडोलॉजी, मैं हर ऐसे के कंपोनेंट को, बी इट आउटलाइन, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, मैं पहले प्रैक्टिकली खुद करवाऊंगा, खुद आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, फिर आपसे कहूंगा लिखो। हमारी क्लास की सिचुएशन इस तरह चलती है कि क्लास के अंदर ही मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, तो मतलब घंटे की क्लास है, तो उस घंटे की क्लास के अंदर 20 से 25 मिनट जो है वो आप कर रहे होते हैं, ठीक है, और तकरीबन 30 से 35 मिनट मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। मेन बॉडी पढ़ेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे। जब हम इनिशियली 1-2 रैंडम टॉपिक्स पे लिखेंगे ताकि रिटन प्रैक्टिस भी होती रहे यूपीएससी की कोई भी रैंडम टॉपिक पे। फिर जब आप आउटलाइन सीख लोगे तो मैं एटलीस्ट इंशाल्लाह ताला, जैसे अभी बैच 13 के साथ हमारी तीसरी आउटलाइन मेरी उनको आ गई हुई है, चौथी और पांचवी, 5 एक आउटलाइन, 4 से 5 आउटलाइन भी मैं आपको लिखवाऊंगा। वो रैंडम टेस्ट होगा जो मैं आपसे उसी टाइम क्लास में डिक्टेटेड टाइम में करवाऊंगा, और इंशाल्लाह एक कंप्लीट ऐसे भी मैं आपका करूंगा, ठीक है। और गिवन द फैक्ट कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं और भी करूंगा, बट ये है कि मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मेरे
मुझे आपने टेस्ट करना है ना, या तो उन लोगों से पूछना जिनने मुझसे पढ़ा, या फिर आप चौथी क्लास या 5वीं क्लास का वेट करना, तुम्हें समझ आ जाएगी कि यार ये सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। नहीं तो मैंने इसी क्लास में होना है ना, यू कैन ओपन योर माइक एनी टाइम एंड यू कैन से कि तुमने गलत बात की थी। ठीक है? सो उसके बाद मेन बॉडी, हम एब्स्ट्रैक्ट के अलग से टॉपिक्स रखते हैं। 2 लेक्चर 3 लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट के अलग होते हैं, जिसमें एनाटॉमी को समझते हैं, उसको लेके कैसे चलना है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट है जिसको आप लेके चल सकते हो। ठीक हो गया? मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, अभी जो रजिस्टर्ड भी हैं उनको भी अभी पहले ही कह रहा हूँ, पहले 2 से 3 लेक्चर आपने कोई सवाल नहीं करना, आपने चुप करके सुनना है। आपकी 90% क्यूरीज़ मैं खुद एड्रेस करूँगा। थैंक यू सो मच जी। आई लव बलूचिस्तान टू, और जो है, मे अल्लाह ब्रिंग मोर पीस एंड प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है? थैंक यू सो मच, आई एम मच ओब्लाइज्ड एंड ऑनर्ड। ठीक हो गया जी। इस तरह इसको लेके चलेंगे, सही है। बात एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये ओरिएंटेशन थी आपसे 35-40 मिनट की, ठीक है? अब मैं लास्ट 10 मिनट्स का क्वेश्चन लेता हूँ आपसे। आपको मेरी गारंटीड है कि योर ऐसे वुड बी माय रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है? आओ, आप सवाल पूछो, बट बारी-बारी। यू कैन ओपन योर माइक्स, यू कैन टाइप, जो आप चाहते हो वो कर लो। अ, सर। जी, जी। हाँ सर, आप कह रहे हैं जैसे कि हमें लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इंस्टीड ऑफ रीडिंग। तो जब हम लिखने लगते हैं तो उसमें तो हमें फैक्ट्स भी कोट करने हैं, हमने आर्ग्यूमेंट को अथेंटिक भी करना है। तो वो चीजें तो फिर उसके लिए तो हमें रीडिंग करनी पड़ेगी ना, लाइक अदर्स जो भी ऐसे पढ़ाते हैं। मैंने एक और भी सेशन लिया था, तो वो तो ये फोकस कर रहे थे कि आपने हर पैराग्राफ में कोई ना कोई फैक्ट डालना है, कोई ना कोई आपने जैसे रिपोर्ट का आपने रेफरेंस देना है, या फिर आपने कोई ना कोई बुक का रेफरेंस देना है, किसी ऑथर का। अच्छा, तो आई गॉट योर पॉइंट। अब मेरी एक बात सुनिएगा। मेरे बच्चे, एक बॉडी पैराग्राफ की लेंथ होती है 70% ऑफ अ पेज, यानी कि तकरीबन 16 से 17 लाइन्स। एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर मेजरली 4 से 5 कंपोनेंट आते हैं। एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिससे वो स्टार्ट होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ये बड़ी बेसिक बातें हैं। आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, आप पढ़ लेंगे तो सॉरी, थोड़ी एडवांस बातें हैं, पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दिस इज़ फॉर दोस्त जिन्होंने एक-एक आधी आधी अटेम्प्ट ली है, ठीक है? सबसे पहली बात ये है कि जब आप स्टार्ट करोगे ना, टॉपिक सेंटेंस के बाद डेफिनेशन या एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, फॉलोड बाय आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस, फॉलोड बाय एनी 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 रेफरेंस, और उसके बाद आ जाता है कंक्लूसिविटी ऑफ दैट आर्गुमेंट। अब मेरी एक बात ज़हन में रखिएगा, आपको कहा जा कहते हैं कि अब आपको पता है रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंस। बुक का रेफरेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स का रेफरेंस, कोटेशन और एग्जांपल। मैं कहता हूँ वीकेस्ट रेफरेंस एग्जांपल है, वो भी अगर आप एक पैराग्राफ में दे दोगे तो कंसीडर होगा। आपको ये कहते हैं कि मैक्सिमम रेफरेंसेस दें। मैं कहता हूँ टॉपिक सेंटेंस 3-4 लाइनें ले जाएँ, 16 लाइनों में से बची 12 लाइन्स, उसमें आपने एक फैक्ट एंड फिगर, एक बुक का रेफरेंस दे दिया, आपकी लाइनें पीछे 6-8 बच गईं, उसमें कंक्लूसिविटी का दे दिया। ओ भाई, आपने बोरोड एक्सप्रेशन उठा के डाल दिया है, आपका अपना लिखा हुआ कहाँ पे है? ये जो अननेसेसरीली हर एक पैराग्राफ के अंदर 16-17 लाइन्स में से आप 10 से 12 अगर बोरोड एक्सप्रेशन में से कोटेशन, रेफरेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के डाल दोगे, तुम्हें कौन पास करेगा भई? ऐसे तुम्हारी ज़ुबान में तुम्हारे आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस में चाहिए। अब अगर बात ये है कि वो जो थोड़ा-बहुता कहते हैं पढ़ना है, वो कैसे करना है? देखो, मैं पहले कहता हूँ सबसे पहले हमने आर्ट सीखनी है, फिर आर्ट को सीख के हमने पास्ट पेपर के एनालिसिस में से थीम्स निकालने हैं। उन थीम्स की स्टडी की बेस के ऊपर हमने फिगर आउट करना है, हमने कौन से टॉपिक्स को ओवरलैपिंग नेचर के साथ लेके चलना है, फिर हमने उनके मेजर हेडिंग खुद से बनानी है और फिर गूगल सर्च करना है। तो डेफिनिटली एटलीस्ट मैं ऑल टुगेदर आपको ये अवॉइड तो नहीं कर रहा कि कुछ भी नहीं करना। मैं कहता हूँ हर एक काम की स्टेज है। कंटेंट की स्टेज सबसे पहले नहीं आती, वो सबसे लास्ट है। पहले क्लैरिटी है, फिर स्ट्रक्चर है, फिर इंग्लिश है, फिर मीनवाइल कंटेंट है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं कहता हूँ कि सारी एनर्जीज़ इसके ऊपर ज़ाया ना कर दो, क्योंकि इतना भी नहीं मैटर करता जितना आपको बताया जा रहा है। बट मीनवाइल जब लिखने बैठोगे ऑटोमैटिकली करेक्ट हो जाएगा। ये तब आती है एक्सपीरियंस जब आप लिखते हो ना, लिख के आपको पता है 90% आप बच्चों के क्वेश्चन जो है ना, बोला किस चीज़ से इमर्ज होते हैं।
वो आपके थॉट्स से इमर्ज होते हैं। वो थॉट्स कैसे बनते हैं? आपको आपके किसी दोस्त ने बताया था कि अच्छा ऐसे सबसे मुश्किल है, आपने मान लिया। आपको किसी दोस्त ने बताया था उसमें कंटेंट रहता है। चूँकि अभी आपने लिखा नहीं है तो आपको लगता है पता नहीं कंटेंट क्या चीज़ होती है। जिस दिन आप लिखने बैठोगे ना आपके 95% क्वेश्चन एड्रेस हो जाएँगे और वहीं पे मिनिमाइज़ हो जाएँगे। ये बड़ा डिलेमा है एस्पिरेंट्स के साथ लेकिन उस चीज़ को लेके वो आगे चलते नहीं हैं। हाँ, आई एम yesterday who wrote in continent Asia. जी, आई स्टिल रिमेंबर दैट। सर क्लैरिटी का सही में इश्यू आता है। भाई नहीं आएगा बिलावल, नहीं आएगा। देयर इज़ अ होप नाउ कैच हियर इंशाल्लाह। अनम्यूट कमर इनको कर दो अम, अमानुल्लाह वोकैब ऐसे के अंदर इतनी ही मैटर करती है, जितनी के कोई अच्छी एनालॉजी नहीं आ रही, जितनी एक्सक्यूज मी इतनी सर। मैटर नहीं करती, इतनी मैटर नहीं करती। देखो, वोकैब बेसिक मैं आपको बताऊँ दुनिया में सबसे एस्पिरेंट के लिए यूज़लेस काम भला क्या है? सैट और जीआरई की लिस्टों को प्रिपेयर करना जिनका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा यहाँ तो कोई गारंटी हो कि उनको प्रिपेयर करने के बाद फिर भी आप सिनोनिम एंटोनिम लगा पाओगे? कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए देयर इज़ नो नीड टू डू दैट ठीक है? हाँ, एक्सक्यूज मी जी, जी पूछें। सर, मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे सर। एक तो ये, जैसे आपने भी कहा है कि जो एग्जामिनर है वो आपका सर ऐसे नहीं पढ़ता। मैंने भी जहाँ से सेशन लिया है तो मुझे भी, मैं बाकी दोस्तों से भी सुना है कि एग्जामिनर जो है ना आपका बस इंट्रोडक्शन पढ़ के, या तो आप पेज की लेफ्ट साइड पे हैं फेल हैं, या राइट साइड पे हैं पास हैं। तो सर जब हुँ, मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी तो सर मतलब जो इंट्रोडक्शन है अंग्रेज़ी बिल्कुल सिंपल होती है। मैं तो इतना इम्प्रेसिव वो इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रहा कि मैं लेट से मेरा इंट्रोडक्शन देख के एग्जामिनर भाई ये जज कर लेगा कि ये वाकई बहुत ज्यादा। कांग्रेचुलेशंस टू यू इफ यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग बेसिक एंड सिंपल। वो आउटलाइन पढ़ेगा इसलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक्सटेंट ऑफ नॉलेज गेज करने के लिए। फिर वो आएगा इंट्रोडक्शन पढ़ने हुए एक्सप्रेशन चेक करने के लिए और आपकी कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल को देखने के लिए। हीरा बिल्कुल मैटर नहीं करता इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आप खुदा के बंदे सिंपल लिखने वाले को वो बंदा निकाल सकता है। आप उसकी जगह पे आपने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ना, उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो यूसेज ऑफ वोकैब्युलरी है, रॉन्ग यूसेज ऑफ वोकैब्युलरी। उसने किसी पॉइंट पे ये नहीं लिखा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड या आर रिक्वायर्ड टू राइट हाई-फाई अंग्रेजी नहीं लिखा उसने। उसने एक जगह पे वोकैब्युलरी की बात की और वो ये कही है कि लोग गलत यूज़ करते हैं। इसलिए क्योंकि वो इस चीज़ से हार खाता है कि आप जस्ट बिकॉज़ कि आपने लिखना है तो आप उसको इनकॉर्पोरेट करने का नो नॉट एट ऑल। देखो, फैंसी लिखने से बेहतर है पकड़े जाओ, इससे बेहतर अपनी देखो जो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है ना, वो रिक्वायर्ड भी नहीं है लिखनी। तुमने बेसिक अंग्रेज़ी की मिस्टेक्स एस और ईएस, यूज़ ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपर करके आपने बेसिक लिखना है, बेसिक के नंबर हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेसिक लिखना आता है तो कांग्रेचुलेशंस टू यू कि तुम उस उन हरफ़ात में नहीं पड़े हुए। दैट सिंस टाइम इम्मेमोरियल द वर्ल्ड हैज़ बीन ट्रैप्ड इंटू क्वागमायर्स ऑफ रेंजिंग सोशियो-इकोनॉमिक पैनिकियास पता नहीं क्या-क्या। अच्छा, मैं ना एक बंदे के पास गया। वो बंदा जो है ना, बड़ा जो है वो जो है वो बंदा जो है ना वो बड़ा वर्बोसिटी और वो जैसे कहते हैं ना कि खूबसूरत तरीन बोलना। मैंने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे कहता है यार देखें इकोनॉमी को स्टार्ट करना है इस तरह, पॉलिटिक्स को करना है इस तरह, क्लाइमेट को करना है इस तरह, फैंसी। मैंने कहा सर मुझे ये बताएँ अगर लॉ एंड ऑर्डर पे करना है फिर किस तरह? कहता है वो तो क्राइम करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने कहा यार खुदा के बंदे जो नेचुरल तेरा एक्सप्रेशन है ही नहीं है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ क्यों बना रहा है और कैसे बना रहा है ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है? ये बात होगी जी अगला नेक्स्ट सवाल ये है कि सर फर्स्ट ऐसे पढ़ ही ज़ीरो बैकग्राउंड नॉलेज राइटिंग हैबिट कैसे डेवलप होगी? आई डोंट नो मैं सर एक करूँगा, और क्वेश्चन है हम मेरा। लिखवाएँगे बट आपने एक बात माननी है मेरी, मैं जब जो क्लास में काम दूँगा अगर वो तुम नहीं करके आओगे तो पैसे वैसे भी मेरे पास राइट्स रिज़र्व है मैं क्लास में से निकाल भी देता हूँ। वो लिखना तुम्हारा काम है, द फ्लो दैट आई वुड सेट तुमने उस फ्लो के साथ जाना है, बाकी मेरा काम है कि उस फ्लो को बेहतर कैसे करना है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ सर आउटलाइन में केस इन पॉइंट्स कितने चाहिए मैक्सिमम? केस इन पॉइंट्स क्या होते हैं? मैं हमेशा पिट-पिट के थक गया हूँ। केस इन पॉइंट्स को हमने एग्ज़ाम्पल समझा हुआ है। एग्ज़ाम्पल और केस पॉइंट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। एग्ज़ाम्पल होती है। केस इन पॉइंट होता है थॉरोड, डिटेल्ड रिसर्च एंड स्टडी कंडक्टेड ऑन द पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर मेंशनिंग देयर। हाँ, अगर आप केस इन पॉइंट्स फिर भी लिखना चाहते हो तो सारे सब हेड्स के साथ लिखो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंडिकेटर्स लिखे हैं, इम्पैक्ट्स लिखे हैं, उसके नीचे 6 सब हेड लिखे हैं, 4 के साथ केस इन पॉइंट लिखा है, बाकी क्या
मतरई माँ के बच्चे हैं, आपने यहाँ तो सबके साथ लिखो, नहीं तो ना लिखो। सॉ यू रिसेंटली व्हाट मेड यू रिजिलिएंट आफ्टर सो मच फेलियर्स। खुदा की जात, और मेरा एम था कि आई शुड बी समथिंग, आई वांटेड टू बिकम समथिंग, बस अल्लाह ताला ने मदद उसकी शामिल रही बीच में। व्हेन यू हैव टू अचीव समथिंग ना, तो फिर आप लग जाते हो, ठीक है, फिर आप अचीव कर लेते हो, और लगे रहने चाहिए। असल फेलियर ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हो, असल फेलियर ये है कि आपने छोड़ दिया, ठीक है। Coherence require learning new words. Do you think developing coherence, especially when you have to relate two ideas or facts? वाह, शाहबेज असगर, ब्यूटीफुल नेम। इसने पूछा है कि कोहेरेंस, आपको पता है कोहेरेंस आइडियाज की तो होती नहीं है। मैं हमेशा एग्जामिनर रिपोर्ट में से प्रूव कर चुका हूँ ये बात कि एग्जामिनर ने जब भी कोहेरेंस की बात की है ना, ठीक है, तो एग्जामिनर ने कोहेरेंस को बाद में रखा, रेलिवेंस को पहले रखा है। हम कोहेरेंस पता कैसे स्ट्राइक करते हैं? आर्टिफिशियल किस्म की चीजें यूज करके। आर्टिफिशियल चीजें क्या यूज करते हैं? हम कहते हैं मोर ओवर, देयर फोर, देंसफोर्थ, हैंसफोर्थ, इन एडिशन टू, फर्दर मोर। तो हमने करना ही नहीं है, ठीक है। नेचुरल कोहेरेंस बीच में स्ट्राइक करनी है। नेचुरल कोहेरेंस का मतलब भला क्या होता है? आप वैसे ही मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंडिकेटर्स ऑफ द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्कस कर रहा हूँ, किसी सूरत में भी वो इंडिकेटर सारे के सारे कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। जब एग्जामिनर कोहेरेंस की बात करता है ना, तो कहता है कि आउटलाइन रिफ्लेक्ट हो मेन बॉडी में, मेन बॉडी पूरे के पूरे जो है वो इंट्रो में रिफ्लेक्ट हो रही है, और कंक्लूजन उनको समराइज कर रहा हो, ये कोहेरेंस है। कोहेरेंस कभी भी उसने ये नहीं कहा कि पैराग्राफ आपस में, वो तो नेचुरल सी बात है। अगर एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर, हम क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस को डिस्कस करें, एक तो पुअर लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी साइड पे लेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों का आपस में कैसे ताल्लुक बनेगा? बहुत डिटेल के बाद हाँ, ये शायद इनका आपस में बन जाए, फिर इस तरह हर एक आर्गुमेंट जो आप लिखने जा रहे हो उसका नेचुरल कोहेरेंस नहीं मान पाती। इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज, और हमें ये लगता है कि जब तक हम इंग्लिश को ग्रास्प नहीं करेंगे और अंग्रेजी को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें चूंकि खुद दिमाग में हम प्रोसेस उर्दू में करते हैं, इसलिए हम इस तरह कोहेरेंस कनेक्टर्स की मान के उनको यूज करते हैं, हालांकि दे आर नॉट वर्थ इट। नेचुरल फ्लो आता है जब हम लिखने बैठेंगे। आप, अब मेरी एक और आपसे गुजारिश है, आप में से जिन लोगों ने अटेम्प्ट ले ली हुई है, आपको मोर ओवर, देयर फोर, देंसफोर्थ, हैंसफोर्थ, इन एडिशन टू, फर्दर मोर सिखाया गया था ना। आपने सिर्फ एक काम करना है, इसी सीखी हुई चीज को इम्प्लीमेंट करना अपनी रियल लाइफ में, और फिर जहां जहां पे पैराग्राफ के स्टार्ट में आपने कनेक्टर लगाया, उस कनेक्टर को रेस करना, फिर देखना नेचुरली कोहेरेंट होगा। ये मोहताज नहीं है इस तरह की कोहेरेंस का। डॉन न्यूज डेली पढ़ना बहुत नेसेसरी नहीं है। मैंने अगले दिन एक वीडियो अपलोड की जिसके ऊपर से रिएक्शन आया कि इसका मतलब न्यूज ही ना पढ़े। मैं कहता हूँ यार, मुझे एक बात बताओ, तुम डॉन न्यूज को, वो तब डॉन न्यूज मैटर करती होती थी जब इतने ज्यादा हमारे पास सोर्स एग्जिस्ट नहीं थे करते ये इंफोटेनमेंट के, राइट? अब तो तुम जाओ आराम से चैट जीपीटी पे जाके कहो कि मुझे सिंस जो है 1947 पूरे इसराइल का जो है वो इशू और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को समराइज करके दे दो, करंट डेवलपमेंट्स भी बता दो, उससे ज्यादा बताएगा जितना तुम डॉन की मुताजी करके 2 घंटे लगा के निकालोगे। स्मार्ट स्टडी की तरफ आओ। भाई मोहम्मद गुल गुलजेब खान, आई डू, लीव दैट टू मी, थोड़ा डिटेल आंसर है बट आई डू दिस। राइटिंग से अर्शद, जितना लिखोगे उतना ये बेहतर होगा। आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। देयर इज परसेप्शन, नो आई एम आंसरिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं जी परसेप्शन है कि बड़ा रिस्की है एब्स्ट्रैक्ट एसेस के लिए जाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के लिए जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तुम कहोगे मैंने जाना ही एब्स्ट्रैक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो लोग आपस में इनमें से रजिस्टर्ड हैं, यू आर इन सेफ हैंड्स। जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, इंशाल्लाह कल हमारी पहली क्लास स्टार्ट होगी, और उस टाइम तक रजिस्टर हो जाएं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह डोंट यू वरी, हम इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है? ठीक है जी। शॉर्ट ऐसे में भी आउटलाइन लिखनी होती है, ऐसे सारे सेम होते हैं, 25 नंबर का और 50 100 नंबर का, बस आउटलाइन ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। फी फॉर द सेशन इज 8,000। जो लोग नए हैं जिनने ज्वाइन करना है, 3 डेज अ वीक क्लासेस होंगी हमारी, और आप, यू कैन ज्वाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट नंबर। ओके जी, सी यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।